अपन बात कर लेते हैं कोशिका चक्र की। और कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। तो आज पूरे डायग्राम बेस हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका साइकिल यानी सेल साइकिल की, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र। अब कोशिका चक्र का मतलब क्या है? कोशिका चक्र का सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कोशिका विभाजन अवस्था में जाती है तो विभाजन अवस्था के दौरान उसे एक चक्र का कंप्लीट करना होता है। जैसे कोई कोशिका है, हमारे पास एक छोटी सी कोशिका है और इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ और विभाजन से इसने दो नई कोशिकाओं का क्या किया, निर्माण किया। अगर ये दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी विभाजन करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कहा गया मातृ कोशिका एंड मदर सेल्स, मातृ कोशिका। और ये होगी पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका यानी मदर सेल्स और डॉटर सेल्स। इसे मदर सेल्स, उसे डॉटर सेल्स। अब यहां पर कोशिका विभाजन हमें पता है कि हमने एक नियम पढ़ा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, पुरानी कोशिका से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया कि कोई भी कोशिका स्वयंभू नहीं है, वह एकदम से प्रकट नहीं हो सकती। जब वो एक दूसरे से प्रकट नहीं हो सकती तो सीधा सा मीनिंग ये है कि उसका निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होगा। जब पुरानी कोशिकाओं से उसका निर्माण होगा तो इसका मतलब पुरानी कोशिकाओं में कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे, और जब बदलाव देखने को मिलेंगे तभी जाकर वो एक नई कोशिका को क्या दे सकती है, जन्म दे सकती है, यानी उसमें विखंडन हो सकता है। अब इसी को कहा जाता है सेल साइकिल, यानी यहां से मात्र कोशिका से लेकर पुत्र कोशिका के निर्माण के दौरान जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज रेगुलेट होती है, वह सारे के सारी कोशिका चक्र में सम्मिलित किए जाती है। अब कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? तो यहां पर कोशिका चक्र जो है वो बहुत सारी, यानी जीवन, एस के बाद में G2 और M प्रावस्थाओं में ये कोशिका चक्र संपन्न होता है। G1 S, G2 और M। और अगर इधर मैं कहूं आपसे तो G1 S और G2 जो प्रावस्थाएं हैं, इनमें कोशिका चक्र संपन्न होता है। और इसी के साथ एक और फेज आती M फेज, यानी इन चार प्रावस्थाओं में कोशिका चक्र क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। अब लेकिन बात ये आती है कि जीवन क्या है, एस क्या है, G2 क्या है, M क्या है। तो मुख्य रूप से जो कोशिका चक्र होता है ये दो प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है, यानी दो अवस्थाओं में। एक तो कहा जाता है, जिससे कहा जाता है कौन सी, अंतरावस्था। अंतरावस्था, इसे इंटरफेज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इंटरफेज। और दूसरी होती है डिवीजन फेज, जिसे क्या कहा जाता है, विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था। डिवीजन फेज, यानी जो डिवीजन फेज है अंतरावस्था, और दूसरी कौन सी है, विभाजन अवस्था। अब बात कर लेते हैं अंतरावस्था। तो इसकी मैं बात करूं तो जीवन, यानी इस जगह से लेकर G2 तक, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो प्रावस्था है, इसी को कहा जाता है कौन सी, अंतरा अवस्था। इसी को कहा जाता है अंतरावस्था, यानी इंटरफेज। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरफेज। जिसमें इंटरफेज में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होगी, इंटरफेस के अंदर आपके कौन कौन सी आएगी, जीवन आएगी,
ठीक है, फिर वो कौन सी आएगी, एस आएगी और G2 आएगी। यानी G1, S और G2 ये तीन जो अवस्थाएं हैं ये इंटरफेज में सम्मिलित की जाती है, G1, S और G2। अब G1, S और G2 जब इंटरफेज में सम्मिलित की जाती है तो बची कौन सी अवस्था, M अवस्था। यानी M फेज जो होती है ये M फेज ही विभाजन अवस्था में सम्मिलित की जाती है। समझना ये बात। यानी अंतरावस्था में G1, S और G2 को सम्मिलित किया जाता है, विभाजन अवस्था में M फेज को ही सम्मिलित किया जाता है। अब G1 फेज में क्या हो जाता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है, M फेज में क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि कोशिका क्या करती है, ये कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, इसके अंदर एक क्रोमेटिन जाल है। ये कोशिका क्या करती है, G1 फेज में अपने आकार आकृति में क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी अपने जीव द्रव्य में क्या करती है, वृद्धि करती है। यानी आकार आकृति में क्या कर लेती है, वृद्धि। जीवन फेज में कोशिका को यह पता चल जाता है कि जीवन फेज में अब मुझे क्या करनी है, कोशिका का विभाजन करना है। यानी कोई सी भी कोशिका होती है जब वह विभाजन अवस्था में जाने लगती है तो उसकी बहुत सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज वहां पर बदलाव आने लगते हैं। अब क्या हो जाता है कि मान के चलो अगर इस कोशिका को क्या करना हो, विभाजन करना हो, और अगर ये अपने जीव द्रव्य में अगर वृद्धि ना करे, किसी भी कोशिका की अगर जीव द्रव्य में वृद्धि ना हो और वह डायरेक्ट विभाजन कर ले, जैसे अपने पास कोई कोशिका है और इस कोशिका में किसी भी तरह का जीव द्रव्य में वृद्धि नहीं हुई है। अब जीव द्रव्य में वृद्धि नहीं होगी तो ये कोशिका डायरेक्ट यहां से विभाजन करेगी, तो इसी की जो जीव द्रव्य की मात्रा है दोनों में क्या जाएगी, आधी आधी। फिर अगर ये अपने जीव द्रव्य में विभाजन ना करे, ये भी विभाजन कर ले, तो फिर वहां पर जीव द्रव्य की मात्रा और कम हो जाएगी। फिर आगे जाकर इसलिए भी जीव द्रव्य में वृद्धि ना कर अगर विभाजन करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कोई भी कोशिका विभाजन से पहले अपने जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, जितना भी उसका जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, उसमें वृद्धि करती है। यानी अपने आकार आकृति में क्या करती है, वृद्धि करती है। और अपने आकार आकृति में जब ये वृद्धि करती है तभी जाकर कोशिका विभाजन संपन्न होता पाता है। यानी जीवन फेज में कोशिका अपने आकार आकृति में क्या करती है, वृद्धि करती है। और जब ये जीवन फेज में वृद्धि कर लेती है तो फिर इसके बाद में अभी सिर्फ और सिर्फ इसके किस भाग में वृद्धि हुई है, इसके कोशिका द्रव्य में और कोशिका में पाए जाने वाले अंगों में वृद्धि हुई है। यानी इसके कोशिका द्रव्य में और कोशिका में पाए जाने वाले अंगों में वृद्धि हुई है। उसके बाद में जैसे ही एस अवस्था में ये प्रवेश करती है, जीवन अवस्था में सिर्फ वृद्धि होगी। जैसे ये एस अवस्था में प्रवेश करती है तो एस अवस्था को क्या कहा जाता है, या रेप्लिकेटिंग फेज होती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है। आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, तो वह कौन सी अवस्था है, वह एस फेज है। यानी जो एस अवस्था है, एस फेज जो है, उसी में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। यानी पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। तो एस फेज में क्या होगा कि अब यहां पर जीव द्रव्य के आकार आकृति में तो वृद्धि हो गई, लेकिन अभी यहां पर इसके केंद्रक में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। और जब केंद्रक में परिवर्तन नहीं आया है तो इसका मतलब केंद्रक में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि आपने जीव द्रव्य में तो वृद्धि कर ली, लेकिन अगर आपके केंद्रक में उपस्थित जो क्रोमेटिन जाल है यानी जो डीएनए है उसमें अगर आपने वृद्धि नहीं करी तो अगली पीढ़ी में उन गुणसूत्रों की संख्या या फिर उस क्रोमेटिन जाल की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और आधी अगर लगातार ऐसा ही होता रहा तो कहीं ना कहीं क्रोमेटिन जाल की कमी हो जाएगी और बहुत सारे लक्षणों की भी क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। और अगर नई पीढ़ी में लगातार अगर लक्षणों की कमी आती गई तो इसका मतलब एक दिन वो प्रजाति पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इस कारण से जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है,
क्योंकि बिना रेप्लिकेशन के आप किसी भी नई कोशिका में जीनों को या फिर गुणसूत्रों को स्थानांतरण नहीं कर सकते। आप